विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 ल्हासा की ओर। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत का नाम है प्रथम तिब्बत यात्रा। प्रथम तिब्बत यात्रा। इस यात्रा वृत्तांत का नाम है प्रथम तिब्बत यात्रा। लेखक जब प्रथम बार तिब्बत गए थे तो उस यात्रा वृत्तांत का ही एक अंश है ल्हासा की ओर। ल्हासा क्या है? ल्हासा है तिब्बत की राजधानी। तिब्बत की राजधानी। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। ये यात्रा लेखक ने की थी सन 1930 में। 1930 में लेखक ने यह यात्रा की थी और इस पाठ में लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने इस यात्रा के समय आने वाली परेशानियों कठिनाइयों का वर्णन किया है और उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी बताया है कि उस समय तिब्बत के लोगों का रहन सहन कैसा था। ये उस समय सन 1930 के आसपास भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, तो लेखक ने ये यात्रा की थी एक भिखारी के वेश में। एक भिखारी के वेश में लेखक ने ये यात्रा की थी। भिखारी के वेश में लेखक तिब्बत गए थे। इनके साथ में एक इनका मित्र था। मित्र का नाम था सुमति। लेखक राहुल सांकृत्यायन और इनके मित्र सुमति, ये दोनों तिब्बत जाते हैं नेपाल के रास्ते से, नेपाल होकर के। और नेपाल के जिस रास्ते से ये तिब्बत गए वह एक बहुत व्यस्त रास्ता था। क्यों? उस रास्ते से नेपाल ही नहीं भारत का भी सामान, व्यापारिक सामान तिब्बत जाता था। फौजी लोग भी उस रास्ते से आया जाया करते थे। इस कारण उस रास्ते पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। जिस समय लेखक ने ये यात्रा की उस समय पर कुछ किले और चौकियां गिर गई थीं। कभी उन किलों में चीनी फौजी भी रहा करते थे। अब लेखक कुछ समय बाद पहुंच जाते हैं तिब्बत के एक स्थान है थोंगला। एक स्थान है थोंगला तिब्बत का। इस स्थान से पहले के गांव में लेखक पहुंच जाते हैं और वहां पर लेखक का जो मित्र थे सुमति, उसकी जान पहचान के कुछ लोग थे और इसलिए लेखक और उसके मित्र को वहां पर रुकने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। लेकिन इस यात्रा के 5 साल बाद जब लेखक यहाँ पर आए तो उनको रुकने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि उस समय उनकी जान पहचान के वहाँ पर लोग नहीं थे। और जब इस यात्रा वृत्तांत में जब पहली बार लेखक तिब्बत गए तो इनके साथ सुमति गए थे, उनकी जान पहचान के लोग थे, तो इन्हें रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई। एक भिखारी के वेश में होते हुए भी इन्हें रुकने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। अब लेखक कहते हैं कि हमें यहाँ से आगे पार करना था डाणा थोंगला। डाणा थोंगला हमें लेखक कहते हैं कि हमें डाणा थोंगला पार करना था। थोंगला कहते हैं तिब्बत में ऊंची जगह को, बहुत ऊंची नीची जगह को कहते हैं थोंगला। डाणा कहते हैं। डाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव ग्राम नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। पहाड़ होते हैं, नदियों के मोड़ों के कारण, ऊंची नीची ज़मीन के कारण हम ज़्यादा दूर तक लोगों को नहीं देख सकते। इसलिए ये स्थान उपयुक्त होता है डाकुओं को रहने के लिए। यहाँ पर डाकू रहते हैं। जब यहाँ पर ज़्यादा दूर तक लोग नहीं देखे जा सकते तो डाकू यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। और डाकू क्या करते हैं, यहाँ पर पहले व्यक्ति को मारते हैं, उसके बाद में उसका धन लूटते हैं। ऐसा नहीं कि पहले उससे धन मांगा, धन नहीं दिया तो उसको मार दिया फिर लूट लिया। पहले वो मारते हैं, उसके बाद में उसका धन लूटते हैं। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी, अपने डाकुओं को भी अपनी जान का खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पर हर कोई व्यक्ति
हथियार लेकर घूमता है, क्योंकि तिब्बत में हथियार का उस समय कोई कानून नहीं था। हथियार का कानून न होने के कारण हर कोई लाठी डंडों की तरह ही पिस्तौल बंदूक लेकर के घूमता था। और डाकू आपको अपनी प्राणों का खतरा रहता था, जान का खतरा रहता था, इसलिए वह पहले व्यक्ति को मारते थे, उसके बाद में उसका धन लूटते थे। अब लेखक को पता चला कि गांव में जा कर के कि यहाँ थोंगला के पास पिछले साल खून हो गया था, लेकिन लेखक को खून की कोई चिंता नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि लेखक एक भिखारी के बेस में था। अब डाकू भिखारी को क्या लूटेगा। और कभी उन्हें खतरा ऐसा लगता भी था कि डाकू हो सकते हैं यहाँ पर, तो वह भीख मांगने लगते थे, अपनी टोपी उतारते थे और भीख मांगने लगते थे। क्या कहते थे भीख मांगते हुए? कुची कुची 1 पैसा। भीख मांगते थे तो कहते थे कुची कुची 1 पैसा। कुची कुची, कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। अब वहाँ से आगे चलने के बाद में एक पहाड़ था काफ़ी ऊंचा, उस पहाड़ को पार करना था। उनके लेखक के साथ में पास कुछ सामान भी था, जिसको पीठ पर लाद करके चढ़ना मुश्किल था। तो लेखक ने अपने मित्र से कहा, सलाह दी कि अब हम 1-2 घोड़े ले लेते हैं और घोड़ों पर सामान लाद करके चलेंगे। तो फिर वो 2 घोड़े ले लेते हैं किराए पर और अपना सामान घोड़ों पर लाद करके फिर चलते हैं। आगे का जो पड़ाव था लंकोर, वह 16-17 मील था। वहाँ से जो लेखक का घोड़ा था बहुत धीरे धीरे चल रहा था और उसके मित्र का घोड़ा काफ़ी तेज़ चल रहा था। इस कारण जो लेखक था रास्ते में काफ़ी पीछे रह गया। लेखक ने अपने घोड़े को मारना भी उचित नहीं समझा। आगे जा कर के जो मार्ग था 2 रास्तों में बटा हुआ था। अब लेखक को समझ नहीं आया कि वह कौन से रास्ते पर जाए। उसने बाएं का रास्ता चुना। गांव काफ़ी दूर दूर थे, तो लगभग 1-1.5 मील जा कर के एक गांव आया और उस गांव में लेखक ने किसी से पूछा लंकोर का मार्ग। तो पता चला कि जो मार्ग दाएं का लेखक ने छोड़ दिया वही लंकोर का मार्ग था। अब लेखक पीछे वापस गया, फिर दाएं के रास्ते पर चला। इस तरह से लेखक काफ़ी पीछे हो गया और उसका मित्र पहले ही लंकोर पहुंच चुका था। और लेखक शाम के समय काफ़ी देर बाद जब पहुंचा तो उसका मित्र गुस्से में मिला और उसके मित्र ने पूछा तुम इतनी देर कैसे हो गई। बताया लेखक ने कि मेरा घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, कैसा घोड़ा है मेरा। फिर उसके मित्र का गुस्सा शांत हो गया और लंकोर में वह अच्छी जगह ठहरे, अच्छा भोजन किया। और लेखक ने सुमति को, अपने मित्र को, यजमानों के घर जाने से रोका। यजमानों के घर जाते थे और वहाँ पर कुछ ताबीज़ वगैरह और डोरी वगैरह वो देते थे अपने यजमानों को। सुमति, लेखक ने उनको रोका। लेखक ने यह सोचकर रोका कि अगर ये अपने यजमानों के यहाँ चले गए तो 10 से 15 दिन लगा देंगे, काफ़ी समय यहीं पर रुक जाएंगे, तो मैं इनको जाने से रोक लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जो तुम गंडे लेकर के आए हो, गंडे होते हैं, कहते हैं कि जो कोई धागा होता है उसमें मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ कोई धागा या मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ कोई कपड़ा, उसको कहा जाता है गंडे। तो लेखक ने कहा जो आप गंडे लेकर के आए हो ये बांटने के लिए, इसके बदले पैसे मैं दे दूंगा जो आपके यजमानों से मिलते हैं। वो आप अपने यजमानों के घर मत जाओ। वहाँ पर एक मठ में रुके, मठ में गए। मठ का नाम था शेखर विहार, उसके मुखिया थे नमसे। उन्होंने भी लेखक से अच्छा व्यवहार किया और वहाँ पर लेखक को हस्तलिखित पोथियाँ मतलब किताबें मिली, हाथ से लिखी हुई बौद्ध धर्म की। हर पोथी बहुत मोटी थी, हर पुस्तक काफ़ी मोटी थी। और लेखक इसके बाद में नमसे से, जो शेखर विहार के मुखिया थे, नमसे बौद्ध भिक्षु थे, उनसे विदा लेकर के लेखक आगे बढ़ गए। इतना ही अंश आपकी पुस्तक में दिया गया है इस यात्रा वृत्तांत का।